वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप stockforexcourse.com एंड speedhunting.com। दोस्तों, बजट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अब बजट में कैसे ट्रेड करेंगे उस दिन आप, उसके पहले क्या पोजीशन बना के रखेंगे। देखिए, स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक ऑप्शन में या इक्विटी कैश में काम करना है। जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, जरूरी नहीं आप फ्यूचर में काम करते हो, जरूरी नहीं आप ऑप्शन में काम करते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्टडी करके इक्विटी कैश का भी सही आइडिया मिल सकता है आपको। वो कैसे हमको लेना है, कैसे उसका फायदा उठाना है, इसके लिए मैं एक स्क्रीनर बताने जा रहा हूं। उसके पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो फायदा आपको मिल रहा है अगर वो बाकी लोगों तक आप पहुंचाते हो और उसकी वजह से उनको कोई फायदा हो जाता है तो आपको भूलने वाले नहीं है। उनके पास अगर कोई सही इंफॉर्मेशन आएगी तो वो आप तक पहुंचेगी। ये नॉलेज शेयरिंग ही मार्केट में हमको एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनाती है। दोस्तों, ये नॉलेज बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पे और आपको कुदाली फावड़े या ऐसा कुछ हथौड़ा चलाना नहीं पड़ता है। यहाँ पे दिमाग चलाने की जरूरत है, वो भी जितना चाहिए उतना। जरूरत से ज्यादा दिमाग चलाना भी काम में नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीनर बता रहा हूं वो है OI इंक्रीज प्राइस राइज। क्या लिखेंगे आप गूगल सर्च में? OI इंक्रीज प्राइस राइज। OI क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट। जैसे वॉल्यूम वर्ड होता है ना, कि सेम डे में अगर किसी फ्यूचर को, ऑप्शन को खरीदा, बेचा और स्क्वायर अप कर दिया तो वो हो गया वॉल्यूम। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग पोजीशन बनी है 1 बाय 1 सेल की, वो एक ओपन इंटरेस्ट कहलाता है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि OI ज्यादा है और हाई के करीब प्राइस है, एवरेज के ऊपर प्राइस है, इसका मतलब उसमें बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है। और OI ज्यादा है और प्राइस नीचे जा रही है, लो के करीब है, एवरेज के नीचे प्राइस है, इसका मतलब उसमें एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन रहा है। अब देखो, जो भी काम हो रहा है, जो भी पॉलिसीज बन रही है, जो भी खबर आने वाली है, उसमें अगर इंसान शामिल है तो मे भी वहां पे कुछ लीकेज हो, या फिर लोग अपने अनुभव के हिसाब से एक स्पेकुलेशन लेके आ रहे हो कि अब इस सेक्टर में कुछ अच्छा होगा, इस सेक्टर में कुछ अच्छा होगा, उनके अनुभव से। तो उसकी वजह से जब बड़े बड़े ट्रेडर या इंस्टीट्यूशन किसी जगह, किसी काउंटर पे बहुत बड़ी पोजीशन बनाते हैं तो मार्केट में वो दिखती है। उसको देख के हम लोग यहां पोजीशन बनाएंगे, लेकिन धोखा नहीं खाएंगे। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आप दूसरे लोगों को देख के एक आइडिया ले लो, लेकिन आंख बंद करके उनके पीछे भागो मत, कूद मत पड़ो पानी में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो इंक्रीज प्राइस राइज में आप गए, वहां पे आपको दिख रहा है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर कोई स्टॉक है जो बार बार उसकी कॉल पुट ज्यादा नजर आ रहा है, कॉल ज्यादा नजर आ रहे हैं, और कॉल अपने हाई के करीब बंद हो रहे हैं, उनका OI एकदम से बढ़ गया है। फ्यूचर में देखने गए, वहां पे भी वो स्टॉक नजर आ रहा है। तो क्या करेंगे? हम उस स्टॉक को चुन लेंगे। अब वो नजर आया, सपोज हमको बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसे नजर आ रहा है कि यार ये तो अच्छा मजबूती में बंद हो रहा है, अभी जब तेजी थी तब भी जहां नहीं था वहां अभी पहुंच गया है। तो क्या करें? तो नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल हमको नजर आया, 105 का कॉल हमने ले लिया। अब उसकी प्रीमियम है सपोज 5 रुपीज, तो हमने 2 या 3 रुपीज की प्रीमियम का पुट ले लिया, एक कॉम्बिनेशन बना लिया और छोड़ दिया। ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने के बाद क्या होगा कि इस बात का ख्याल रखें कि बाजार किसी न किसी डायरेक्शन में एकदम तेजी से बढ़ेगा। अगर तेजी से ऊपर गया और अगर तेजी में जा रहा है, कॉल बढ़ा है, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, नुकसान कम होगा। अगर एकदम से अनएक्सपेक्टेड मंदी आ गई, निफ्टी में ही बड़ी मंदी आ गई, या फिर पर्टिकुलर PSU बैंक सेक्टर में या बैंक ऑफ बड़ौदा में बड़ी मंदी आ गई, तो फिर आपका 2 रुपए का पुट बढ़ के सीधा 7-8 रुपए हो जाएगा। तब तक कॉल घट के 5 to 2 या 3 रह जाएगा, जो भी होगा। टोटल में आपको दिखेगा कि पैसा बन रहा है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि जब निकलो तो आप दोनों पोजीशन से एक साथ बाहर निकलोगे। जब भी हेजिंग में हम लोग कोशिश करते हैं तो क्या होता है, कई बार लोग ये गलती करते हैं कि कॉल तो बेच दिया और पुट जो नीचे चला गया था उसमें वो बैठे रह गए और ये सोचा कि अब ये पुट बढ़ेगा। तो अगर ये इस तरह की स्थिति है कि 5 रुपीज का कॉल है, 2 रुपीज का पुट है और वो पुट घट के 50 पैसा रह गया, तो 50 पैसा में तो हम उसको जीरो होने के लिए भी छोड़ दें तो चलेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि वो 3 रुपीज का है और आपने उसको छोड़ दिया और कॉल से बाहर निकल चुके हैं, तो अब जब पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है और कई महीनों का रेजिस्टेंस अगर टूटा है, तो वो तो 105 से 120 चला जाएगा और आपका पुट जो है 3 रुपीज था, ये गल के जीरो हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट सब खत्म हो जाएगा, हो सकता है लॉस में चले जाओ। इसलिए जब भी हेजिंग के साथ शुरुआत करो तो दोनों चीजों से एक साथ निकलना। अब यहां पे एक अप्रोच ये है कि किसी एक ही स्टॉक, एक ही सेक्टर में पोजीशन बनाया,
दूसरा अप्रोच ये है कि एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच हो जाए कि मैंने पीएसयू बैंक में एक पोजीशन बना ली है, दूसरी पोजीशन मैं ऑटो सेक्टर में बना लेता हूं, या बैंक सेक्टर में बैंक में तो आप हैं ही, पीएसयू बैंक में है, प्राइवेट बैंक में बनाए तो ये मैं उतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मानता। ऑटो सेक्टर में बनाया तो आप बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर में बना रहे हो, आईटी में बनाया तो आप बिल्कुल डिफरेंट सेक्टर में बना रहे हो। तो आपने वहां पे एक पोजीशन बना ली और दोनों रखी है। अब इसका वर्स्ट केस सिनेरियो पहले समझ लेना, क्योंकि क्या होता है लोग एकदम उतावले होते हैं। इधर मेरी बात आधी सुनी, वीडियो देख ही रहे थे, यहीं पे रुके और जाके सीधा उन्होंने मार्केट वॉच में लगाया कॉल और पुट और बस खरीदने की तैयारी में बैठ गए। तो अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स आपने सुना है ना मेरा वीडियो, कि अभिमन्यु के साथ गड़बड़ क्या हुई थी कि जब अर्जुन बता रहे थे मां को उसकी कि कैसे चक्रव्यूह में घुसते हैं, कैसे निकलते हैं, तो आधे रास्ते में उनकी मां सो गई। अभिमन्यु को पता नहीं लगा कि घुसते तो हैं पर निकलते कैसे हैं वो भूल गए। इसीलिए दोस्तों अभिमन्यु कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि जो भी बात आप सुने किसी की भी तो पूरी सुनिए, बल्कि एक बार नहीं 2 बार सुनिए, क्योंकि ये जो उतावले लोग हैं ना, उतावलेपन में कभी पैसा नहीं बना पाए। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप भी आंख मूंद के याद कर लीजिए कि क्या कभी उतावलेपन में पैसा बना है। एक ही चीज ने तो मारा है, जल्दी जल्दी में भाग के कहीं पहुंचना चाह रहे थे, इसीलिए तो गड्ढे में गिर जाते हैं हम लोग। नहीं तो क्या होता है, किसी ने 18,000 के लेवल पे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा अभी ये सोच के बाजार बहुत ऊपर आ गया, फिर 18,100 200 300 पे फिर वो बहक गए होंगे, बोले यार चलो ये तो भाग ही रहा है, नीचे तो आ ही नहीं रहा है। अगर वो जल्दी में नहीं होते तो क्या करते कि चलो अभी बजट के बाद लेंगे, रुकते हैं 15 दिन 1 महीने के लिए, तो उनको ये लेवल देखने को मिल जाता, 16,500 700 का लेवल देखने को मिल जाता दोस्तों, अगर ये जल्दबाजी नहीं की होती तो हम हमेशा लेट हुए हैं जल्दबाजी की वजह से। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप दोनों चीजें आपने ले ली, आईटी में एक पोजीशन बना ली या ऑटो में बना ली, दूसरी आपने बैंक में बना ली। अब वर्स्ट केस क्या है, वर्स्ट केस ये है कि बजट में कोई खास प्रोविजन नहीं आया, ना तो कोई पॉजिटिव न्यूज आई बड़ी, ना कोई नेगेटिव न्यूज आई, और ये स्टॉक और सेक्टर अगर वहीं के वहीं घूमते रह गए तो जितने भी ऑप्शन बायर वहां पे उम्मीद लेके बैठे हैं बहुत तेजी से बेच के भागेंगे, तो आपकी प्रीमियम को आप 30-40% डीके होता हुआ भी देखोगे। फिर आपको रुकना पड़ेगा 8-10 दिनों के लिए, तब जाके उनके रेट वापस आए, ये पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखना कि जब आप ये पोजीशन में हो तो दिन के लो पे कॉल में और पुट में स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। दिन के लो पे लगाने का स्टॉप लॉस बोल रहा हूं तो वो तो तभी टूटेगा जब मतलब उम्मीद खत्म ही हो जाए। 10 का कॉल है, 6 का लो है दिन का, तो 6 पे आपने स्टॉप लॉस लगाया। 7 का पुट है, 3 का लो है दिन का, वहां आपने स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस क्यों लगाया कि वर्स्ट केस हो जाए, जब बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाए तो मैं उससे निकल जाऊं, बाकी तो फिर चीजें समझ जाएगी। तो ये बात दिमाग में रख के कि मैक्सिमम लॉस मेरा कितना हो सकता है, ये दिमाग में रख के ही आप स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे। नहीं तो फिर आपके लिए रास्ता क्या है कि नहीं सर इतना रिस्क तो नहीं ले सकते, हम नहीं देख सकते 30,000 40,000 माइनस, फ्यूचर में तो जाने की बात ही छोड़ दी। तो फिर एक काम करो, आप यहां जो स्टॉक देख रहे हो ना, जिनके फ्यूचर में कॉल पुट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम या हुआ ये दिख रहा है आपको, वहां पे आप इक्विटी कैश में एक कंफर्टेबल क्वांटिटी कैसे करेंगे कि जैसे किसी के पास 50,000 की कैपिटल है तो वो ये देखेगा कि मैं 500 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। अब 500 रुपए का स्टॉप लॉस में अगर उसने कोई ऐसा शेयर चुना जो 400 रुपए प्राइस का है, तो वो क्या करेंगे, 400 रुपए का वो शेयर लिया और 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, 4 रुपए नीचे, तो इससे तय हो गया कि हम ये 100 शेयर ले पाएंगे। अगर उन्होंने 200 रुपए का शेयर चुना तो स्टॉप लॉस की वजह से ये पता लग जाएगा कि हम 200 शेयर ले पाएंगे। अगर उन्होंने बहुत छोटा शेयर कोई चुना, समझो 50 रुपए का है, तो उसकी वजह से, क्योंकि प्राइस छोटी है, तो 50 रुपए का 1% कितना है, 50 पैसा। आप 2% का एसएल लगा लो, चलो 1 रुपए, तो आप कितना ले पाएंगे, 500 शेयर ले पाएंगे। तो ध्यान रखना, जो भी आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे वो आपकी कैपिटल का 1 या 2% स्टॉप लॉस से बनेगा। स्टॉप लॉस पहले आएगा, उससे क्वांटिटी डिसाइड होगी। अगर आपने ये सोच के काम किया है ना दोस्तों, एक बार इस चीज की आदत पड़ गई, आप देखो कि आपको ट्रेडिंग में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हमने बहुत किया ऐसा शुरुआती सालों में कि बार बार हम प्रॉफिट कमा भी लेते थे,
उसको फिर से एक ट्रेड में घुस के प्रॉफिट बढ़ा भी लेते थे। लेकिन एक और ट्रेड, बस एक आखिरी, उसके बाद जा रहा हूं मैं, ये जो ट्रेड हम करते थे जिसकी जरूरत नहीं थी, हमको सबसे बड़ा नुकसान कब होता है? जब हम वो चीज करते हैं जिसकी कोई खास जरूरत भी नहीं है, और जब वो नुकसान होता है, उसमें लॉस होता है, तब हम बहुत बड़ी गिल्ट ट्रिप में जाते हैं, क्योंकि हमने बाहर जाती गेंद को छेड़ा। क्रिकेट देखते हैं ना, व्हाइट बॉल जा रही थी, आप उसको नहीं टच करते तो एक रन मिलने वाला था, लेकिन खुजली, कीड़ा, जो भी हो, आपने उसको टच कर लिया और कैच हो गया, आप आउट हो गए। यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि मेरी कैपिटल के हिसाब से मुझे आज इतने % का प्रॉफिट हो गया, इनफ है, ओके। तो जब आप पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के बाद में उसमें स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देते हैं ना, तो स्टॉक को इतना मौका मिलता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे पाए। नहीं तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि जैसे आज इसकी बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा में, इसके ट्रेड के बारे में अलग से वीडियो डिटेल में बताऊंगा मैं। ये 99 रुपीज खड़ा था, निफ्टी 200 पॉइंट माइनस थी, ऐसा लग रहा था गिरा तो 95 हो जाएगा। क्या करें? तो 100 के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी। 100 पे उसकी बाइंग आई, 4000 5000 शेयर थे, फिर वो 99 आ गया तो 5000 माइनस दिखने लगे, पर उसके लिए हम तैयार थे। बस ये आपको ध्यान रखना है कि 1 रुपए नीचे गया तो 5000 शेयर में 5000 रुपए माइनस दिखेंगे, 5000 माइनस सह सकते हो। अगर लगे कि नहीं 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 ये तो मुश्किल है, तो 1000 करो क्वांटिटी को, 1000 माइनस देख सकते हो, हाँ बोले ये ठीक है। ऐसे डिसाइड होती है चीजें। फिर वो अचानक बाजार में थोड़ी रिकवरी आई, भागा तो हमको दिखने लगा 102 103, तब तक तो अच्छा पैसा दिखा रहा था। एक बार नीचे कहीं 98 के आसपास जब आ गया था, तब हमने वहां पे उसमें थोड़े शेयर और ऐड कर लिए, 1000-2000 शेयर। तो जैसे ही 103 आया तो प्रॉफिट और ज्यादा दिखा रहा है, 15,000 दिखा रहा है। फिर 104 गया तो 18,000 दिखा रहा है। आप तब अपना थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाओ। उससे क्या होता है, जब वापस नीचे आता है तो आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आता। तो ऐसी चीजें हो सकती। अगर मैं ये कहूं कि मारुति जो 8000 से 8600 या 8900 की बात मैं कर रहा हूं, अगर मैं सामने बैठ के देखता तो यकीनन 8000 से 8100, 8150, 8180 तक तो पूरा माल खाली हो जाता। 8500 तक तो नहीं रोक सकते थे। मैं बता रहा हूं कि जैसे आप हो, आप जिस मिट्टी के बने हो, मैं भी उस मिट्टी का बना हूं। आपका इंसान का कलेजा तो मेरा शेयर का कलेजा थोड़ी है। आपको मौका देना पड़ता है स्टॉक को, और मौका देने का खास कारण क्या है कि बाजार की इतनी गिरावट के बाद, और पर्टिकुलर ऑटो सेक्टर की इतनी गिरावट के बाद, जब मारुति इतना स्ट्रांग होके गिरा नहीं है, तो ये अगर भागेगा तो अच्छा भाग सकता है। लेकिन हमको क्या लेना देना, हमने तो स्टॉप लॉस डिसाइड कर दिया है ना कि 30 शेयर में 50 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1500 रुपए जाने वाले हैं, बात खत्म। और जब आप उसको ऐसा मौका देते हो तो आपको वो देखने को मिलता है जो आपने बिल्कुल भी सोचा नहीं है। ये बात दिमाग में मैं आपके बार बार डाल रहा हूं। अगर ये बात समझ में आ जाती है ना दोस्तों, आपकी ट्रेडिंग के प्रॉफिट के आंकड़े बदलेंगे। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा। आपके दिल का जो पल्स रेट है ना, आप देखते हैं कि सब धड़कने का जो तरीका है वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। क्योंकि ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है ना, किसी चीज में ऐसे बार बार जाके उंगली करने से आप चीजों को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। बस वही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होती है, आप इंपल्सिव भी नहीं होते हैं, और आप अपनी बाकी सारी चीजें कर भी पाते हो, आप जिंदगी को जी भी पाते हो। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो अगर हमने अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर चीज ढंग से समझा रखी है कि हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो 1500 रुपए जाने वाले हैं, 1500 गए, बात खत्म, तो फिर आप उसमें झटका नहीं खाते, फिर आप उसमें रिएक्ट नहीं करते कि अरे ये क्या हो गया, मालूम था ये होने वाला है। तो दोस्तों, ओआई इंक्रीज प्राइस राइज में जाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी ऑप्शन की है तो स्टॉक ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के रखेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी ऑप्शन या फ्यूचर की नहीं है तो आप इंट्राडे कैश में उसका इस्तेमाल करेंगे। इंट्राडे कैश के लिए मैं डिलीवरी पे जाने को नहीं कहता हूं, इंट्राडे की पोजीशन बनाइए आप, और इंट्राडे की पोजीशन के हिसाब से वो स्क्वायर अप हो जाएगा। फिर अगले दिन वापस हम पोजीशन बना सकते हैं। बजट के दिन भी हमको टाइम मिलेगा, शुरुआत का 1-1.5 घंटे में आपको पोजीशन बनाने का टाइम आसानी से मिलेगा। तो ओवरनाइट आप अपने तकिए के नीचे टेंशन लेके सोएं, इसकी जरूरत नहीं है। आराम से खुला काम कीजिए। हमको ज्यादा पैसा कमाना है, इसकी मजबूरी नहीं है, हमको पैसा सही तरीके से कमाना है। अगर वो तरीका आपने सीख लिया, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। नहीं तो पैसा मिलने के बाद भी आप इतने डर जाओगे कि आगे स्क्रीन के सामने आते हुए, ट्रेड करते हुए
आपको घबराहट होती रहेगी, वो नहीं होनी चाहिए। आप अपना काम छोड़ के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ट्रेडिंग में आए हैं ना, ऐसे नींद बेच के जागरण मोल लेने तो नहीं आए ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि हम अगर बाएं पैर से लंगड़े थे तो अब हम दाएं पैर से लंगड़े हो गए। तो पहले आप अपने प्रोफेशन से बोर हो रहे थे, स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक मार्केट में चोट खा ली तो प्रोफेशन भी डिस्टर्ब हो रहा है। ये सब चक्कर नहीं करना है। सीखते रहिए हमारे साथ। बहुत सारे नए नए कोर्सेज और फ्री मटेरियल आपको मिलने वाला है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट चाहिए मुझे, आपके सारे क्वेश्चन बताइए, उस पर मैं अभी वीडियो बनाने वाला हूं बजट के पहले पहले। थैंक यू वेरी मच, बाय।